₹27 का क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी का साइंस सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वो कब है आपका 11 दिसंबर 2025 को। तो जो भी 11 दिसंबर को पेपर देने वाला है उस पर वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पिछले साल का पेपर है प्री बोर्ड का क्लास 10th के में से बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट होकर आएंगे, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देख लेना, स्किप करके मत जाना, वरना बाद में आप बोलोगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो बहुत से क्वेश्चन ए टू जेड ऐसे कैसे उठ के आएंगे, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आराम से 60 से 70 तक नंबर ला सकते हो। ठीक है, डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी और भी ढेर सारी वीडियो हम चैनल पर लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, फ्रेंड्स के पास से कर देना। करते वीडियो स्टार्ट। ये प्री बोर्ड का पेपर है, सेम ऐसे कैसा उठकर आपका 11 दिसंबर को आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शंस तो ये चेंज हो चुकी है, लेकिन ये याद रखना आपका जो पेपर 3 घंटे और 80 मार्क्स का होगा। रही बात इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शंस चेंज है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा लेते हैं ताकि आपको ये समझ जाए कि पिछले साल किस तरीके से आए थे और इस साल भी सेम ऐसे के सबके पूछे जाएंगे। तो चलते हैं खंड कै पर और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बारीकी से। फुल एक्सप्लेन है तो अब करते हैं स्टार्ट खंड कै। खंड कै में बोला गया है प्रश्न 1 से 20 तक के जो प्रत्येक के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें और लिखें। इसमें बोला गया है 1 से 20 तक के आपके इस तरीके से विकल्प वाले क्वेश्चन है। जो विकल्प आपको सही लगता है, उचित लगता है, उस विकल्प को आप लिखते हैं। क्लियर, अब देखते हो। पहला, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, यानी जो उपचयन प्रक्रिया होता है इसमें क्या शामिल होता है? ऑक्सीजन का योग शामिल होता है, ऑक्सीजन को हटाना शामिल होता है, हाइड्रोजन का योग होता है या फिर ए और सी, ये दोनों ही होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका, वो होगा आपका ए, ऑक्सीजन का योग होता है। क्लियर, तो आप याद रखना जब भी पूछा जाए उपचयन एक प्रक्रिया जिसमें क्या शामिल है, तो ऑक्सीजन का योग। उसके बाद दूसरा, पृथ्वी की भूपर्तिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसमें बोला गया जो पृथ्वी की भूपर्ति है ना, यानी भूमि की जो परत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, कैल्शियम, ठीक है, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एल्यूमिनियम। और कितनी मात्रा में पता है? एल्यूमिनियम आपका 8.1% मात्रा में पाया जाता है, 8.1 में, इसलिए एल्यूमिनियम का करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा, Na2CO3 10H2O का सामान्य नाम क्या है? इसका आपका सामान्य नाम बताना है। इस फॉर्मूले का कौन सा सामान्य नाम है इसका? ठीक है, आपको जो सूत्र इसका दिया हुआ ना आपका बी क्रिया, इसका सामान्य नाम बताना है क्या है। तो क्या होगा? धोने का सोडा होगा, ये ब्लीचिंग पाउडर होगा, बेकिंग सोडियम होगा या टार्टरिक अम्ल होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये जो ये दिया हुआ आपको समीकरण, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धोने का सोडा। क्लियर, क्या होगा इसका? धोने का सोडा, ये होगा। उसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई धातु की उन अभिक्रियाओं के अवरोहित घटते क्रम में सी? इसमें बोला गया है यहाँ पे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम दिया हुआ है, इसको आपको घटते क्रम में लगाना है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें जो घटते क्रम में लगेगा ना, तो इस फोर्थ वाले में आपका डी करेक्ट होगा। पहले आपका सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर जिंक आएगा, उसके बाद आयरन आएगा। क्लियर, तो डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद पांचवा बोला गया उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। इसमें बोला है उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है उनमें उसका उदाहरण क्या है इन चारों में से? Na2O, Al2O3, K2O या MgO, इनमें से कौन सा है जो उभयनिष्ठ ऑक्साइड का उदाहरण है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना पांचवे का, वो होगा सी। जो आपका Al2O3 है यही उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है बेस्ट। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद छठा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा? यानी इसमें से कौन सी अभिक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? विस्थापन होता है यानी एक जो आपका होता है ना अभिक्रिया दी होती है। ठीक है, पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जाते हैं ना आपके, जैसे मान लो ये आपका H2O, ठीक है, आगे O है तो यहाँ पे आपका चला जाएगा O2, इस तरीके से होता है ना। एग्जाम्पल का बता रहा हूँ, वैसे तो होता नहीं है, आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इस छठे का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा AgNO3, जिसमें विलयन और तांबा धातु होता है। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर बी। उसके बाद सेक्शन ए, इसमें भी देखते हैं इंग्लिश मीडियम में भी। जो पहला है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व है? तो इसमें होगा ए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरा, द मोस्ट मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट इन, यानी जो क्रस्ट में सबसे अर्थ की क्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद है कॉमन नेम ऑफ N2CO3, कॉमन नेम क्या है? तो यह है वॉशिंग सोडा। क्लियर, चौथे में बोला गया है कि आपको एक क्रम में लगाना है, ठीक है, ऑर्डर में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये होगा करेक्ट। ठीक है, डी। और बाद पाँचवा है एग्जाम्पल ऑफ एन, ठीक है, ऑक्साइड इज, एग्जाम्पल कौन सा है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा पाँचवे का वो जगह सी,
और बाद छठा है विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर विन गिविंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसमें होगा आपका बी AgNO3, ठीक है, छठे का ये हो जाएगा। उसके बाद सातवां हिंदी में, एक एल्यूमिनियम की पत्ती है ना को प्रखनली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखा जाता है। इसमें बोला है कि एल्यूमिनियम की पत्ती है, उसका प्रखनली में तुरंत तैयार करने के लिए एक फेरस सल्फेट का विलयन है उसमें डुबो कर रखा गया। तो जो प्रेक्शन किया गया वह क्या हुआ, ठीक है, एल्यूमिनियम की पत्ती है उसको प्रखनली में डुबा दिया और प्रखनली में आपका फेरस सल्फेट का विलयन था, ठीक है, क्या होगा उसका, कौन सी प्रक्रिया बनेगी, क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो बताना है, ठीक है। तो जो सातवां इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हल्के हरे रंग का विलयन धीरे धीरे भूरा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना जब भी पूछा जाए कि एल्यूमिनियम की पत्ती को फेरस सल्फेट के विलयन में डुबा दिया तो क्या होगा, तो हल्के हरे रंग का विलयन है वो धीरे धीरे भूरा हो जाएगा। उसके बाद आठवां, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, कहाँ होता है अमीबा में भोजन का पाचन, खाद्य रिक्तिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पादप में, किसमें होता है। तो इसमें जो आठवां है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये खाद्य रिक्तिका में होता है, क्लियर, ये होगा अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ होता है। 9वां, ईस्ट में अवयवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसमें बोला कि उत्पाद कौन से प्राप्त होते हैं ईस्ट में, ठीक है, अवयवीय श्वसन द्वारा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 90 का, तो 90 का आपका होगा सी, एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा, सी। उसके बाद 10वां, प्लेज़ोमोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो इसमें बोला गया है जो ठीक है, प्लेज़मोडियम है उसमें जो जनन के दौरान एक कोशिका होती है दूसरी कोशिका में विभाजित होती है वो क्या कहलाती है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका बहुखंडन कहलाती है, क्लियर। के बाद 11वां बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा गुण या फिर लक्षण है जो माता पिता संतान में वंशागत हो सकता है, नहीं जो कौन से लक्षण होते हैं जो माता पिता से आप उनकी संतान को मिलते हैं, ठीक है, तैराकी तकनीकी, बड़ी नाक, तीरंदाजी या सुडौल शरीर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना जो माता पिता से मिलता है, तो इसमें जो 11वां है इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बड़ी नाक, ठीक है। और 12वां, यदि लार में लार एमिलेस ना हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी। इसमें बोला गया जो आपकी लार होती है उसमें लार एमिलेस ना हो तो जो मुख गुहा होती है उसमें क्या होगा, कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी वो बताना है, ठीक है। तो जब भी याद रखें जब भी इस तरीके का पूछा जाए कि लार में लार एमिलेस ना हो तो क्या होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका वो ए होगा, मंड का शर्करा में खंडित होना, ठीक है, जो मंड का होता है ना शर्करा में खंडित होना ये हो जाता है, क्लियर। उसके बाद इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसमें बोला गया है एल्यूमिनियम स्ट्रिप इन केप्टेनी जो एल्यूमिनियम को डुबाया जाता है वही बोला गया है देख सकते हो सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा, तो इसमें 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा स्लोली टर्न ब्राउन में, ठीक है, बदल जाएगा। और 8वां बोला गया है इसमें फूड इज डाइजेस्ट इन दी, जो अमीबा होता है वो फूड इन डाइजेस्ट करता है, कहाँ करता है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका भी 8वें का हो जाएगा ए, ठीक है, फूड में। और 9वां बोला है व्हाट आर दी प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक एस्पिरेशन इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की बात की गई है तो इसमें भी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, क्लियर। 10वां बोला गया है अ सेल डिवाइडेड, ठीक है, इनटू सर्वल सेल, तो इसमें क्या होगा इसका भी आपको बताया था हिंदी मीडियम में, बाकी इंग्लिश में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मल्टीपल फिजिशन, ठीक है। भाई 11वां विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स फॉर ऑफस्प्रिंग, इसमें बोला गया पेरेंट्स से क्या मिलते हैं, बिग नोज होता है, ठीक है, बिग करेक्ट आंसर। उसके बाद 12वां विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ, यानी माउथ के अंदर जो आपका होता है ना वो ना हो तो क्या होगा, ठीक है, लार नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं 12वें का हो जाएगा ए, ठीक है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, क्लियर, ये होगा। उसके बाद 13वां सामान्य अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, तो परावर्तित किरणें होती है, कौन सी किरणें होती है, बोला गया अवतल दर्पण है उस पर अपतित प्रकाश की किरणें डाली और जो प्रकाश बना वो वास्तविक प्रतिबिंब बना और परावर्तन पर, ठीक है, परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो वो क्या होगा, ठीक है, अभिसारित होगा, समांतर होगा, अपसारित होगा या निश्चित नहीं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा बी, अभिसारित होगा, क्लियर। उसके बाद अगला 14 क्वेश्चन, ऊंची इमारत के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल प्रकाश, इसमें बोला गया है कि ऊंची इमारत पर जो शीर्ष पर एक खतरे का निशान नहीं लगा जाता लाल रंग का, जब भी आपने देखा हो कहीं पे भी खतरे का होता है लाल रंग का आपका डिजाइन कलर का बनाया था कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे खतरा है तो वो दूर से वो आपको अलग से क्यों दिखाई देता है बाकी रंगों के मुकाबले, ये इसमें बोला गया है,
ठीक है, ये अब आपको बताना है कि बाकी रंगों के मुकाबले ये क्यों चमकते ज़्यादा, इसको क्यों दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पे खतरे का निशान है, लाल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा बी, क्योंकि धुएं या कोहरे से सबसे कम प्रकीर्ण होते हैं। इसमें बोला गया जो धुआं या कोहरे होते हैं उससे एक सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए ये होता है। क्लियर, ये होता है। उसके बाद 15 प्रकृति पारितंत्र के सफाई कर्मी है, कौन है? प्रकृति पारितंत्र के सफाई कर्मी, उत्पादक, शाकाहारी, उपभोक्ता, विघटक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 15 का वो हो जाएगा डी, विघटक, अपमार्जक। क्लियर। उसके बाद 16वां जैविक निम्नीकरण कचरे में शामिल है, यानी जो जैव निम्नीकरण है उसके कचरे में क्या शामिल है? एल्यूमिनियम फॉइल, कांच की बोतल, कीटनाशक, लकड़ी का बुरादा। ठीक है, तो में क्या शामिल है जैव निम्नीकरण कचरे में? तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, लकड़ी का बुरादा। क्लियर, ये होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 से 20 तक के 2 कथन शामिल होंगे, अभिकथन ए और कारण आर, और नीचे दिए विकल्पों में से उचित विकल्प का आपको चयन करना है और इन प्रश्नों को उत्तर देना है। नीचे आपके 17 से 20 तक के आपके विकल्प वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, अभिकथन और कारण वाले इस तरीके बोला गया है। तो उसका आपको जैसे इनमें से आंसर दें, अगर मान लो आपका अभिकथन सही है, कारण सही है और दोनों एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित करते तो आप ए लगाओगे, ए लिख दोगे। ठीक है, कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, और कारण है आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बोला गया अगर आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन को सही रूप से परिभाषित नहीं करता तो ऑप्शन बी लगाओगे। अगर आपका अभिकथन सही है और कारण गलत है, यानी कुछ और बोला गया है कारण में, तो आप सी लगाओगे। अगर आपका अभिकथन ही गलत है और कारण में आपका सही बोला गया है तो आप लगाओगे डी। क्लियर, ये होगा। अब देखते हैं 17वां अभिकथन ए, रासायनिक अभिक्रिया किस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है? ठीक है, कौन से गुणों को बदल देती है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। इसमें बोला गया है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या बदलाव आता है? तो बदलाव ये आता है कि जो उसकी रासायनिक संरचना होती है उसमें परिवर्तन होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें एक नए पदार्थ बनता है। एकदम सही बात की गई है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक सही रूप से व्याख्या कर रहा है। उसके बाद एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। 13वां इसमें बोला गया है यूजुअल बीम ऑफ लाइट, यानी एक लाइट को गुजारा जाता है मिरर में तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, रिफ्लेक्ट बनता है इमेज का, तो क्या होगा? तो इसमें जो 13 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये होगा। उसके बाद 14 में बोला गया है टी डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल, ठीक है, एट द टॉप ऑफ टेल बिल्डिंग। ठीक है, इसमें बिल्डिंग पे ऊपर लगाया जाता है ना रेड कलर का, रेड इन कलर। ठीक है, रेड कलर का कोई झंडा सा मान लो, चिन्ह सा बना लो। ठीक है, वो अमोंग ऑल दी अदर कलर्स द रेड लाइट, इसमें बोला गया है जो बाकी कलर के मुकाबले रेड लाइट क्यों ज़्यादा दिखाई देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा बी। ठीक है, ये। उसके बाद 15 द क्लियर ऑफ नेचर। ठीक है, जो आपका क्लियरनर ऑफ नेचर है इनमें से कौन सा शामिल है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा क्लियर ऑफ नेचर में तो 15 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ये डिकम्पोजर। ये बाद 16वां। ठीक है, 16 में बोला गया वेस्ट इंक्लूड, क्या शामिल होता है? वेस्ट इंक्लूड, वेस्ट में। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वुड सेविंग होगा, लकड़ी का बुरादा से जो लकड़ी को घिस देते तो बुरादा से निकलता है पाउडर सा, वही होगा डी। क्लियर। बात 70वें से 20 में वही बोला गया है कि अगर आपको एसोसिएशन और रीज़न दिए होंगे, अगर आपका एसोसिएशन और रीज़न सही है तो आप ए लगाओगे, आपका एसोसिएशन और रीज़न दोनों सही है एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं कर बी लगाओगे। एसोसिएशन गलत है, एसोसिएशन आपका ट्रू है यानी सही है और रीज़न आपका फॉल्स है तो आप सी लगाओगे। और डी में वो लगा एसोसिएशन आपका गलत है लेकिन जो आपका रीजन है वो एकदम सही बोल रहा है तो आप डी लगाओगे। क्लियर, ये आपके ऑप्शन है। 17वां एसोसिएशन बोला कि केमिकल रिएक्शन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आ सब्सटेंस। ठीक है, इसमें केमिकल की बात की है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भौतिक रासायनिक में क्या बदलाव होता है। और रीजन में बोला गया केमिकल चेंज इन्वॉल्व अ चेंज इन दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड न्यू सब्सटेंस इन फॉर्म्ड। यानी बोलते जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें आपको केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपका नया पदार्थ बनता है। सही बोला क्या, एक दोनों में सही बात की है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वो जिसमें नया पदार्थ का निर्माण हो। क्लियर, तो इसलिए आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं 18वां अभिकथन ए, आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्म मादा शरीर के अंदर संलयन करता है। इनसे बोला गया जो आंतरिक निषेचन में नर और मादा का युग्मक होता है वो मादा के अंदर संलयन करता है। कारण क्यों? क्योंकि सभी मछलियों में निषेचक आंतरिक रूप से होता है। ठीक है, ये बोला गया। क्या ये सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है
सी कि आपका ए सही है लेकिन जो सी है ये गलत है। ठीक है, ये इंसान की बात की है और ये मछलियों की, तो इसलिए आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा कि आपका एसेसन सही है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका होगा अभिकथन ए सत्य है और कारण आपका आर गलत है। ठीक है, ए सत्य है। क्लियर। उसके बाद अगला देखता हूँ 19वां अभिकथन ए, किसी सीधी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। इसमें बोला गया एक सीधा चालक है, उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसकी दिशा हमने बदल दी तो क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी, इसमें बोला गया है। तो क्यों? क्योंकि जो किसी चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह वाम हस्त अंगूठे के नियम के अनुसार दी जाती है। क्या ये सही है? तो इसका जवाब भी सी है, क्योंकि आपका ए तो सही है लेकिन जो आर बोला गया वो गलत है। ठीक है, ए में क्या बोला गया है कि जो चालक की विद्युत धारा का प्रवाह होता है यदि हम उसकी दिशा बदल देंगे तो जो चालक में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा भी पलट जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी चालक के चार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है वाम हस्त नियम के अनुसार होता है। जी नहीं, वाम हस्त नियम नहीं होगा, तो इसलिए आर आपका गलत है, ए आपका सत्य है, इसका भी आपका सी होगा। ठीक है, कि अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। उसके बाद 20वां कथन है, जो ओजोन की ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरण होती है उसकी उपस्थिति में O2 द्वारा बनता है। ठीक है, जो यूवी किरणें होती है ना वो उपस्थित O2 के द्वारा बनता है, क्योंकि जो ओजोन की परत होती है उसमें जो सतही यूवी होती है किरणें वो पृथ्वी तक पहुंचेगी जिससे त्वचा कैंसरित हो सकता है। नहीं, जो यूवी होती है ना उस त्वचा में कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो रोकते O2। ठीक है, इसमें ये बोला गया। क्या ये सही है? तो इसका जो आंसर होगा 20वें का कि बी होगा, कि ये दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं करी। इसमें क्या बोला गया है? पहले में बोला गया जो यूवी होती है विकिरणें होती है वो O2 द्वारा बनता है। ठीक है, ये तो सही बोला गया लेकिन इसका कारण नहीं पता है क्यों। ठीक है, और आर इसमें कारण में ये बोला गया है कि जो ओजोन परत की यूवी होती है वो अगर पृथ्वी तक पहुंचेगी तो हमारी त्वचा पर कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी बात सही कही गई लेकिन एक दूसरे को सिर्फ से परिभाषित नहीं कर रही है। इसमें बनने की बात की गई है और इसमें धरती तक पहुंचने की बात की गई है जिससे कैंसर होता है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो आपका पता है क्या होगा? तो वो होगा आपका बी, अभिकथन ए सही है, कारण आर सही है और दोनों सत्य है और कारण आर है वो अभिकथन ए को सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा। क्लियर? ये अब हम आपको 20 तक ही करवाएंगे, उसके बाद का खंड ख होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा पूरा जितने भी है। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम में देख ले 18वां, इसमें सेशन बोला गया है इंटरल वाला। ठीक है, मेल फीमेल गेम्स फ्यूज इनसाइड दी फीमेल बॉडी। ठीक है, ये बोला गया और रीजन में बोला गया फिश के बारे में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 18 का वो सी होगा। ठीक है, सेशन ए आपका ट्रू है और जो आपका रीजन है आर वो आपका फॉल्स है। उसके बाद इसमें बोला गया है वन चेंजिंग दी डायरेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, करंट की बात की गई है फ्लो की। ठीक है, और जो अगर हम उसकी दिशा बदल देंगे फ्लो ऑफ द करंट की, ठीक है, डायरेक्ट ऑफ द फ्लो करंट की दिशा बदल देंगे तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बदल जाएगा। और रीजन में बोला गया है दी डायरेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड आ कंडक्टर कैन बी गिविंग दी। ठीक है, ये बोला गया लेफ्ट हैंड, जो वाम हस्त नियम होता है लेफ्ट हैंड नियम, तो वो उसके कारण ही आपकी जो दिशा है वो बदल जाती है, ये बोला गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा कि एसेसन आपका सही है और जो रीजन है वो आपका गलत है, फॉल्स है। उसके बाद 20वां एसेसन ए में बोला गया जो ओजोन इज द फॉर्म द अपर। ठीक है, जो आपकी O2 होते हैं उसके कारण यूवी रेज वो बनती है। ठीक है, उपस्थित होती है। रीजन वो लगा है जो आपकी यूवी रेज होती है अगर वो पृथ्वी तक आएगी तो जिससे उसकी त्वचा होती है इंसान की जिस पर कैंसर हो जाता है। दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं करी, इसलिए इसका आंसर बी होगा कि एसेसन और रीजन दोनों ट्रू है। जो एसेसन और रीजन है वो एसेसन की सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा। क्लियर? तो इस तरीके से होंगे। उसके बाद आगे बढ़े और पेपर को सोल्व करें उससे पहले आपको रिकमेंड करेंगे ओसवाल द्वारा बनाई गई CBSE 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इस बुक के अंदर आपको 15 सैम्पल पेपर प्लस में माइंड मैप प्लस में टॉपर्स के आंसर प्लस में एक्स्ट्रा समरीज यानी नोट्स मिलेंगे प्लस में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस प्लस में एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर। बहुत सारी फीचर्स इस बुक के अंदर इंक्लूड है जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी और 95% तक अपनी जो मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी ये ओसवाल द्वारा। अब आप बच्चे बोलेंगे सर इसकी प्राइस तो बहुत हाई है तो इसको कम प्राइस पे कैसे बाय करें? तो आपके लिए कूपन कोड बनवाया गया है TOPPER10 TOPPER10। इस कूपन कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो। कल की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते आप पहुंच जाओगे। पहुंच जाने के बाद बाय नाउ कर लेना। बाय करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा, अपनी डिटेल फिल कर लेना और कूपन कोड वाले सेक्शन में हमारा कूपन कोड एंटर करना TOPPER10। जैसे कि आपको दिखा दे TOPPER10 ये कूपन कोड है TOPPER10।
स्कूपटोपर10, ठीक है, TOPPER10। इस कूपन कोड को जैसे ही इसमें डालोगे और अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो अप्लाई करते ही आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो प्राइस है कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो कूपन को टॉपर10 मत भूलना, अभी जी डिस्क्रिप्शन बुक को बाय कीजिए। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, वो है पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते पेपर सॉल्व करते हैं। तो खंडक है ये आपका, इसमें 21 से 26 तक के क्वेश्चन होंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। जिसमें आपको छोटे छोटे पॉइंटों में आपको इसको आंसर देना होगा, 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। 21 से 26 तक। तो 21वां क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ मिलाने पर एक अघुलनशील सफ़ेद पदार्थ प्राप्त हुआ। तो इसमें सम्मिलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। इसमें बोला गया है आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है, एक पोटेशियम क्लोराइड का विलयन है जिसे आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला दिया। आपने जब आपने पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया तो उसमें एक सफ़ेद पदार्थ बना। उस सफ़ेद पदार्थ का नाम बताना है और कौन सी अभिक्रिया वो बतानी है, उसका आपका पूरा रासायनिक अभिक्रिया बतानी है कि कैसे क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आंसर पर। 2 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर है, जो हमने पोटेशियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, यानी पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ठीक है। जब हमने बीच में इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई, इन दोनों को जब मिलाया तो इसमें आपका K और NO3 एक साथ हो गया और Ag और Cl है इकट्ठा हो गया। इस तरीके से AgCl और KNO3 बना। जी KNO3 है ये आपका जो बना सफ़ेद कलर का पदार्थ, इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्लियर। तो हम इसे सिल्वर क्लोराइड कहेंगे और पोटेशियम नाइट्रेट कहेंगे, क्योंकि इन दोनों से आपकी नया पदार्थ बना है, ठीक है। जब इन दोनों को हमने मिलाया रासायनिक अभिक्रिया करवाई। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है? सब रासायनिक अभिक्रिया का नाम है द्विगुणित विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। इसमें क्या होता है, जब 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो दोनों के दोनों नए यौगिक बनते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी अभिक्रिया थी। अब करते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 22वें बोला गया है पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति में मदद करती हैं, यानी जो उसकी पेशीय कोशिकाएं होती है आपकी अपनी आकृति बदलकर गति में मदद करते हैं। और पेशिका कोशिका अपनी आकृति कैसे बदलती है, इसमें बोला गया है जो पेशिका कोशिका होती है ना, वह अपनी गति में बदलती है, यानी गति को बढ़ाने के लिए अपनी आकृति बदलती रहती है। तो इसमें जो आकृति बदलती है वो कैसे बदलती है वो आपको बताना है, ठीक है। 2 नंबर का है। तब देखते हैं पेशिय कोशिका का आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22वें का आंसर ये होगा कि जो पेशीय कोशिका होती है वो अपनी आकृति बदलकर गति में मदद करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का पालन करते हैं। जो पेशीय कोशिका होती है वे अपनी गति को कैसे मदद करती है बढ़ने में, तो वह अपनी आकृति को बदलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पॉइंट है पेशीय संकुचन, ठीक है। पेशीय संकुचन में होता क्या है, तो ये कुछ चरण होते हैं जिसमें आपका पेशीय कोशिका अपनी आकृति को बदलकर गति में मदद करती है, ठीक है। पहला है पेशीय संकुचन। इसमें क्या होता है, जब पेशीय कोशिकाओं को संकुचित करने का संकेत मिलता है, जब उसको संकेत मिलता है कि हाँ संकुचित करना है, तो वे अपनी अंदरूनी ढांचे में परिवर्तित कर लेते हैं। जो अपनी अंदरूनी ढांचा होता है उसको परिवर्तित कर लेती है, बदल लेती है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका आता है, तो दूसरे पे आता है मायोसिन और एक्टिन की बातचीत। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशीय कोशिकाओं में जो मायोसिन और ये एक्टिन होता है, ये 2 नाम के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, प्रमुख प्रोटीन होते हैं। जब पेशीय संकुचन होता है तो जो ये मायोसिन और एक्टिन होती है, इन दोनों की बातचीत होती है जिससे पेशीय कोशिकाओं की जो लंबाई है कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके इन्हीं 2 कारण के कारण जो ये आपके 2 प्रोटीन है ना, मायोसिन और एक्टिन, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि हाँ हमें आकार बदलना है, गति में मदद करनी है। तब इन दोनों की बातचीत के कारण जो पेशीय कोशिका होती है वह लंबी या कम होती है। क्लियर। वही बात तीसरे नंबर पर आता है पेशीय कोशिकाओं की लंबाई में कमी। जब आपका मायोसिन और एक्टिन के बीच बातचीत होती है तो जो पेशीय कोशिका की जो लंबाई है वह कम हो जाती है, ठीक है। वो आपस में बातचीत करके लंबाई को कम कर लेता है, जिससे हम पेशीय संकुचन हो जाता है। क्लियर। उसके बाद गति में मदद, जो पेशीय कोशिका होती है जब वो संकुचित होने में मदद करती है, क्योंकि यह पेशिकाओं को अपनी आकृति बदलने और गति को उत्पन्न करने में मदद करती है। इस तरीके से आपको पॉइंट ही लिखना है। क्लियर। इस तरीके से आपको करना है, ये आपके पॉइंट्स थे। आप करते हैं अगला हम आपका क्वेश्चन। उसके बाद 23 में बोला गया है ATP और DNA का पूर्ण रूप लिखिए। इसमें बोला गया, देखो 23 में से आपको 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला और नीचे वाला। ये 2 नंबर का होगा। इसमें ATP और DNA का पूरा नाम लिखना है। तो हम देखते हैं ATP और DNA का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो ATP का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका ATP का फुल नेम है, ठीक है, फुल फॉर्म। और DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका पूरा नाम है। इस तरीके से आप ये नाम याद रखना, थोड़े अटपटे से है, ठीक है, ये याद रखना, ये आ सकता है पक्का। उसके बाद अगला देखते हैं हम। इसके 8वें वाला, 8वें में बोला गया मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अकेला विसरण
दाब अपर्याप्त है, कारण बताइए। इसमें बोला गया जब मानव जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अकेला विसरण दाब ही अपर्याप्त है। ठीक है, कारण बताना है क्यों। अब इसका आंसर देखते हैं इसमें क्या बोला गया। ठीक है, तो इसमें अपर्याप्त की बात की गई थी विसरण दबाव की। इसमें बोला गया मानव जैसी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अकेला विसरण दाब अपर्याप्त होता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि देखो विसरण दाब की सीमाएं, जैसे कि विसरण दाब केवल छोटी दूरी तक ही पदार्थों को स्थानांतरित करने में मदद करता है, लेकिन वह बड़े जीवों में ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी जो विसरण होता है वो सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता जीवों में। ठीक है, बड़े जीव होते हैं, जैसे कि दूसरा पॉइंट है बहुकोशिकीय जीवों में जटिलता। इसमें बोला गया मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। आपके शरीर में लाखों कोशिकाएं, आपको ये तो पता ही होगा, जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी वो आपकी कोशिकाएं चलती है। और विसरण दाब अकेला इतनी बड़ी संख्या में कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो अपर्याप्त है विसरण। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन की मांग। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें ऑक्सीजन की मांग बहुत अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर ही आप निर्भर हो। ठीक है, खासकर जो वे शारीरिक गतिविधि में शामिल हो, जब आप कोई शारीरिक गतिविधि करते हो, ठीक है, चलते हो फिरते हो सांस लेते हो, तो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन होता है, और इसी को ये जो विषण होता है वो आपके शरीर तक नहीं पहुंचा सकते इतनी जल्दी में, इसलिए वो अपर्याप्त है। दूसरा रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता है। बोला गया बहुकोशिकीय जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। विषण दाब अकेले रक्त परिसंचरण तंत्र को बदल नहीं सकता, यानी जो रक्त कोशिका परितंत्र होता है उसमें ऑक्सीजन अकेला ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है कि जो रक्त परितंत्र होता है उसमें अकेला विषण उसके तंत्र को बदल नहीं सकता। ठीक है, इन्हें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है जिससे आपका परिसंचरण तंत्र चलता है। ठीक है, इसमें ये आपके पॉइंट थे, हमने आपको बता दिया, इस तरीके से पॉइंट होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं आपका। उसके बाद 24वां ए। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए ए और बी, 2 पार्ट दिए हुए 2-2 नंबर के, यानी 1 नंबर का ऊपर 1 नंबर का नीचे। अब पहले देखते हैं ए। नामांकित किरणें आरेख की सहायता से प्रकाश की एक संकीर्ण किरणों के कांच के प्रिज्म से गुजरने पर उसके द्वारा अपनाया गया पथ को दर्शाएं। इसमें बोला गया है एक आपके पास प्रिज्म है जिसमें से प्रकाश गुजारा, तो उसमें संकीर्ण किरणें होती है, उसमें प्रिज्म में गुजरने के बाद आपको कौन से पथ है, पथ को दर्शाना है इसमें। ठीक है, तो कांच के प्रिज्म से पथ कौन सा हुआ है, देखते हैं आंसर। तो देख सकते हो इसका क्या आंसर होगा। नामांकित किरणें आरेख की सहायता, जब प्रकाश की एक संकीर्ण किरण होती है, जब उसके हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसके पथ में आरेख में दर्शाना है। ठीक है, जो किरण आरेख होता है, पहला प्रकाश की किरणें कांच के प्रिज्म से प्रवेश करती है और अपवर्तन के कारण अपना पथ बदलती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, किरणें प्रिज्म के भीतर से गुजरती है और फिर दूसरी तरफ से निकलती है, जहाँ वह फिर से अपवर्तित के कारण अपना पथ बदलती है, यानी बदलती रहती है। ठीक है, हमने प्रिज्म में देखा होगा, एक प्रिज्म सा होता है। ठीक है, उसमें किरणें प्रिज्म से निकलने के बाद अपनी मूल पथ पर वापस आ जाती है, लेकिन इसका दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको चित्र की जगह दिखाना है, आपको चित्र भी दिखा दे एक बार। देखो इस तरीके से होगा प्रिज्म में, जब हम किरणें गुजारेंगे तो इस तरीके से पथ में आप बदल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होगा प्रिज्म का, जो हमने आपको दिखा दिया पिक्चर। अब करते हैं इसका पार्ट बी। ठीक है, बी में बोला गया है अपना प्रेक्षण लिखिए जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है। यानी आपको एक प्रेक्षण लिखना है कि जब हम श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो देखो इसका, जब हम श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें प्रेक्षण लिखना है। तो पहला होगा जब श्वेत के प्रकाश की किरणों को जब प्रिज्म से प्रवेश करेंगे तो वह अपवर्तन के कारण अपना पथ बदल लेगी, और जो किरण है ना, किरण वो प्रिज्म के भीतर ही गुजरेगी और फिर दूसरी तरफ से निकल जाएगी, जहाँ वह फिर से अपवर्तित के कारण अपना पथ बदल लेगी। यानी सेम वही पॉइंट है जो पहले वाले है। ठीक है, यही है कि किरणें प्रिज्म से निकलने के बाद अपने मूल पथ पर वापस आ जाती है, लेकिन इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से आपके ये पॉइंट थे। ठीक है, आप देख सकते हो वही शेप है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो श्वेत प्रकाश की किरणें होगी प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने आप में से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाएगी। जब हम श्वेत किरणों को गुजारेंगे ना प्रिज्म से, यानी मान लो प्रिज्म, इसमें श्वेत किरणें गुजारी तो बहुत सारी किरणें निकलेगी जो आपकी रंगीन होगी, यानी धनुष की टाइप की होगी। क्लियर, इस तरीके से ये आपका होगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद 25वां, उस युक्ति का नाम बताइए जिसका उपयोग आप सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा यह ऐसा पाता है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपको एक युक्ति का नाम लिखना है जिसका प्रयोग सुचालक के सिर के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक है, उस अभिक्रिया की व्याख्या भी करनी है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिया है 25 में, ऊपर वाला करें नीचे वाला, पहले ऊपर वाला देखते हैं फिर नीचे वाला करेंगे। ठीक है,
देखो इसमें युक्ति का नाम आता है, तो उस युक्ति का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का हम प्रयोग करते हैं सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, और यह उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण होता है जो विद्युत धारा को कम से कम प्रभावित करता है, ठीक है। एक आपका उपकरण होता है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर के कार्य होते हैं जैसे कि वोल्ट मीटर को सर्किट में जोड़ना, यानी वोल्ट मीटर को सुचालक के सिरों के बीच समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। और विभवांतर का माप होता है। दूसरा पॉइंट विभवांतर का माप, इसमें वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, ठीक है, ये होता है। तीसरा पॉइंट है विद्युत धारा को कम प्रभावित करना, यानी वोल्ट मीटर होता है वह उच्च प्रतिरोध विद्युत धारा को कम प्रभावित करता है, ठीक है, कम बहता है। मान लो करंट का सर्कुलेशन होता है ना, वो इसको कंट्रोल करते हैं, सिंपल शब्दों में आप समझ लो, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का। अथवा में बोला गया है पानी का निरपेक्ष अपवर्तन 1.33 तथा अल्कोहल का अपवर्तन 1.36 है, तो दोनों में से कौन सा माध्यम प्रकाशित रूप से संगन है? अपने उत्तर का कारण बताइए। इसमें बोला गया एक आपको पानी का दिया है अपवर्तन जो 1.33 है, और अल्कोहल का अपवर्तन दिया है जो 1.36। अब बताना इन दोनों में से कौन सा माध्यम है जो प्रकाशिक रूप से संगनन है, ठीक है, आपको ये बताना। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अल्कोहल का दिया होता है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल का अपवर्तन 1.36 है और पानी के अपवर्तन 1.33 है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल है वो पानी से अधिक है, ठीक है। अपवर्तन का मान माध्यम की प्रकाशित घनत्व को दर्शाता है, यानी घनत्व को दर्शाता है कितना घनत्व है। जिस माध्यम का अपवर्तन अधिक होता है वह प्रकाशित रूप से संगन होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रकाशीय गति संगन माध्यम से कम होती है। तो इसमें बोला गया है कि आपको एक आहार श्रृंखला दी हुई है जिसमें शेर को 100 जे ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो उत्पादक को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? नहीं, 3 उत्पादक दिए पौधे, हिरण और शेर, इसमें आपको कितनी जूल उपलब्ध होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आहार श्रृंखला में। तो यहाँ पे देखते हो आहार श्रृंखला पौधा, हिरण और शेर है, तो इसमें आप देखते हो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण 10% की दर से होता है, यानी जो भी आप खाएंगे, जैसे पौधे को हिरण ने खाया तो उसको 10% ऊर्जा उपलब्ध हुई, ठीक है। इस तरीके से ये है। इसी से हम देखिए तो प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का 90% हिस्सा वो खो देता है, जिससे केवल 10% हिस्सा स्तर पर शांतित यानी अगले स्तर पर उसको मिलता है। तो शेर को 1000 ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो हर इसमें बोला गया 100 होती है, वैसे तो 1000 वैसे बोल दिया गया, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए 1000 होती है, ठीक है। तो हिरण को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा और शेर को ऊर्जा है ना 0.1 10% मिलती है। तो अब इसका मान लो हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, तो एक जरूरत ला देते हैं। तो यहाँ पे आपको कितनी प्राप्त होगी? इसमें होगी आपको 1000, ठीक है। 1000 ऊर्जा आपके हिरण की होगी। इस तरीके से हम देख सकते हो। जब पौधे को उपलब्ध ऊर्जा की गणना कर सकते हैं तो पौधे को कितना मिला? पौधे को मिला 1000, ठीक है। और इसमें हम हिरण ने जब इसको खाया तो हिरण को कितना मिला? हिरण को मिला 10,000, ठीक है। इस तरीके से आपकी मिलेगी 10%। तो इस तरीके से हम देखें तो उत्पादित पौधे को कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मिला, 10,000 ऊर्जा उपलब्ध है, यानी पौधे में 10,000 ऊर्जा थी, हिरण ने खाया, ठीक है, तो उसको 1000 मिली। जब शेर ने खाया उससे 100 मिली, यानी आपका सिर्फ 10% हिस्सा उसको मिला। ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है। जो पौधा है ना उसमें प्रकाश संश्लेषण है वह सूरज की ऊर्जा द्वारा होता है। इसका ये आंसर। अब अगला देखते हैं 27वां देखते हैं। एक सफ़ेद चूर्ण यौगिक X है, उसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। तो इस यौगिक में जल मिलाने पर यह कठोर ठोस पदार्थ वायु प्रदान करता है। तो जब वायु को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो पुनः इसका यौगिक X बन जाता है। तो इसमें आपको दो चीज़ बतानी है। पहली चीज़ जो X और Y है उसका नाम बताना है क्या है, और इसका रासायनिक सूत्र लिखना है जो आपका 2 नंबर का है। दूसरे में बोला गया है उपरोक्त में यौगिक Y बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। इसमें बोला गया एक चूर्ण है जिसका नाम दे दिया X, जब उसे हमने खिलौना बनाने के लिए प्रयोग किया, पानी मिलाया तो वह कठोर हो गया जो था Y। तो हमें जब हमने Y को 373 केल्विन पर गर्म किया तो वापस वो X बन गया, ठीक है। तो हमें X और Y का नाम बताना है, उसका रासायनिक सूत्र लिखना है जो आपके 2 नंबर का होगा। उसके बाद इसे यौगिक Y बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। अब देखते हैं इन दोनों का आंसर क्या है। तो देख सकते हो 27वें का पहला जो यौगिक Y है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, ठीक है। और जब हमने इसे H2O में मिलाया, ठीक है, तो ये Y जो जिप्सन है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है, ठीक है। तो ये आपके रासायनिक सूत्र थे जो आपके नाम बता दिए। और जब हमने इसे यौगिक Y बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखनी थी तो ये आपकी है CaSO4, यहाँ पे देख सकते हो CaSO4 2H2O में प्लस में पे आपका 2H2O में मिलाया तो CaSO4 और 2H2O बन गया, ठीक है। इस तरीके से सभी क्रिया में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपको जल के साथ मिलने पर CaSO4 2H2O बन जाता है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा करेक्ट। अब उसके बाद अगला देखते हैं
उसके बाद 28वें में आपको कारण बताने हैं, ठीक है। तो जब अधिकांश धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। आपको ये बताना है कि जब नाइट्रेट अम्ल के साथ हम किसी धातु की अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो कारण बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा जब अधिकांश धातु नाइट्रेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक मजबूत ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये धातु को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं नाइट्रेट ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन नहीं होता। इसमें बोला गया है जब आपको नाइट्रेट अम्ल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीकारक होता है, यानी ऑक्सीजन को नहीं निकलने देता, ठीक है। वो नाइट्रेट ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस उत्पन्न नहीं होती। ये आपका सिंपल सा आंसर था, ठीक है। अगला देखते हैं इसका सेकंड में बोला गया जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं, यानी जो जिंक ऑक्साइड है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों माना जाता है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर है जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है क्योंकि यह अम्लों और जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं उन दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है और यह अम्लों के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, जबकि क्षारकों के साथ मिलकर जटिल लवण बनाता है। तो इस तरीके से ये आपका होगा करेक्ट आंसर उभयधर्मी। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अम्ल और क्षार के साथ जब इसे अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये अम्ल के साथ साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, और जब हम इसे क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं जटिल लवण बनाता है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा पॉइंट। अब अगला देखते हैं तीसरे में बोला गया कैल्शियम के टुकड़ों को जल में डालने पर वह जल में तैरने लगता है। बताना है क्यों तैरने लगता है। जब कैल्शियम के टुकड़े को हम जल में डालेंगे तो वो क्यों तैरेगा, वो आपको कारण बताना। देखते हैं इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम के टुकड़े को जब हम जल में डालते हैं तो वो तैरने लगता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन होता है वो गैस उत्पन्न होती है जो कैल्शियम के टुकड़ों को जल में तैरने के कारण बनता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया जो कैल्शियम होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं जिससे कैल्शियम में कैल्शियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी निकलता है। इसी अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है जिस कारण से कैल्शियम के टुकड़े जल में तैरने लगते हैं। ये इसका आंसर था। आप देखते हैं अगला। इसी 28वें का अथवा दिया हुआ अथवा में बोला गया एक धातु है एक्स जिसे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा अधातु वाई के साथ मिलाकर एक यौगिक जेड बनता है। तो इसमें एक चीज़ बोली है, इसमें बोला एक धातु है एक्स, जब उसको इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा एक धातु वाई में मिलाया जाता है तो जेड बनता है। तो इसमें क्या चीज़ पूछी, इसमें पहली चीज़ पूछी गई यौगिक जेड में आबंधन का प्रकाश बताइए। तो उसमें बोली गई यौगिक जेड की भौतिक प्रकृति कैसी होगी ये बताना है, और क्या ये यौगिक केरोसिन या पेट्रोलियम में घुल जाता है। तो इन तीनों के आंसर देखते हैं बारी बारी से। तो पहला है यौगिक जेड में आबंधन का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे जैसे यौगिक जेड में आबंधन का प्रकार है आयनिक आबंधन होगा, क्योंकि ये धातु है, धातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब अगला देखते हैं। अब हमें यौगिक जेड की प्रकृति बतानी है कि कैसी प्रकृति। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यौगिक जेड की प्रकृति कैसी होगी, भौतिक प्रकृति होगी कि ठोस और कठोर होती है, ठीक है। क्योंकि यह आयनिक आबंधन वाली यौगिक आमतौर पर ठोस और कठोर होता है तो ठोस होगी। तो जेड कौन सा होगी प्रकृति उसकी, ठोस होगी। क्लियर। अब उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें बोला गया तीसरे में क्या यह यौगिक केरोसिन या पेट्रोल में घुल जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें होगा यह यौगिक केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलेगा, क्योंकि आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलयन होता है जैसे केरोसिन उसमें ये नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा वह नहीं घुलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद 29वें का ए, इसमें दो पार्ट दिए हुए ए और बी। ए में बोला गया है उस अंतरस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अंतरस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आप देख सकते हैं वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतरस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। ये आपकी ग्रंथि का नाम है। क्लियर। अब इसका दूसरा देखते हैं। उसके बाद बी में बोला गया आपको व्यक्ति पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। अंतरस्रावी ग्रंथि का नाम बताना, जो हमने ग्रंथि बताई उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा, और दूसरा है इस हार्मोन की अत्यधिक होने के कारण क्या प्रभाव होगा। पहले कमी देखते हैं उसके बाद इसका प्रभाव देखते हैं। तो 29वें का बीच इसमें हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा, तो बच्चे में वृद्धि रुक जाएगी, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, बोना ही रहेगा। और वयस्क में मांसपेशी की कमजोरी हो जाएगी जिससे ऊर्जा की कमी होगी, ठीक है। ये पहली चीज़। अगर वृद्धि हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, हड्डी नहीं बढ़ेगी, बोना रह जाएगा, उसकी जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो जाएगी और ऊर्जा की कमी होगी। अब दूसरा है इसमें अत्यधिक होने के कारण क्या होगा,
तो बच्चे में अत्यधिक वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो, जैसे हमने लंबे लंबे देखे होंगे ना व्यक्ति, लंबे लंबे बच्चे देखे होंगे जिसकी हाइट बढ़ जाती है 6ठी-7वीं पैर में ही, तो उसमें वृद्धि हार्मोन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है। ठीक है, वह सामान्य रूप से लंबे होंगे और उसके हाथों और पैरों की हड्डी में वृद्धि होगी, जिससे वह बहुत सुक्कर से दिखते नहीं, जो सूखे सूखे होते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन ज़्यादा होता है, उसकी वृद्धि ज़्यादा होती है। तो वह स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, जैसे उनमें खाना नहीं लगेगा शरीर में, वह फूल नहीं पाएंगे, तो वृद्धि हार्मोन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये आपके इसके आंसर थे। तो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 30वां, इसमें मेंडल ने मटर, जो मेंडल था ना उसका नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने मटर के 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया। ठीक है, वंशानुगत उसका अध्ययन किया और एक प्रयोग किया। तो ए में क्या, F1 और F2 पीढ़ी में लक्षणों और वंशानुगति के संबंध में उनके निष्कर्ष क्या थे, निष्कर्ष बताने हैं। और दूसरे बी में बोला गया है उपरोक्त प्रयोग में F2 पीढ़ी में भिन्न लक्षण का प्राप्त अनुपात बताने, अनुपात बताने। तो इन दोनों के आंसर देखते हैं, पहले ए का फिर बी का, पहले ये देखते हैं। तो ए में आपको निष्कर्ष बताना था मेंडल के प्रयोग के। तो F1 की पीढ़ी में क्या होगा, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, तो दोनों लक्षणों के लिए एक ही फिनोटाइप पाया गया है, जो कि दोनों मूल जो पौधे होते हैं उसमें फिनोटाइप के बीच का एक माध्यम फिनोटाइप बना है। ठीक है, ये फिनोटाइप एक माध्यम, यह दर्शाता है कि जो F1 की जो पीढ़ी होती है उन दोनों लक्षणों के बीच एक ही जीनोटाइप होता है, जो कि दोनों मूल पौधों के जीनोटाइप के बीच एक माध्यम जीनोटाइप होता है। ठीक है, मैं ये सब बोला गया। F2 में बोला गया है कि दोनों लक्षणों के बीच 2 अलग अलग फिनोटाइप पाया जाता है। ठीक है, ये बोला गया। तो इस तरीके से मेंडल का प्रयोग अब जरूर करके जाना। और मेंडल के प्रयोग में F2 की पीढ़ी में लक्षणों का प्राप्त करने जिसका अनुपात 9:3:3:1 था और यह अनुपात मेंडल के नियमों के अनुसार है, जो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्लियर नहीं लिखा हुआ, बाकी इसका जो आंसर वो आपको बुक में मिल जाएगा, तो जरूर पढ़ के जाना। क्लियर। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101% आएगा ये आपका, इसलिए जरूर करके जाना। ठीक है, 5 नंबर का या फिर 3 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 में बोला गया है, 31 के 2 पार्ट है, ए और बी। ए में बोला गया है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो पहले प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं क्या है। तो इसका होगा प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, दिशा में परिवर्तन होना। ठीक है, ये है। अब इसका दूसरा देखते हैं, बी में बोला गया यदि पानी का अपवर्तन 4/3 है और कांच का अपवर्तन 3/2 है, तो कांच का अपवर्तन पानी के सापेक्ष में क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हो कांच का अपवर्तन 3/2 है, पानी का 4/3 है, तो इस तरीके से आपका 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, समझ आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये 32वां आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बताना। ठीक है, 2 समान प्रतिरोधकों को पहली श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व में संयोजित किया जाता है, तो दोनों स्थिति में समतुलन प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल आप हमें अनुपात बताओ, अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना। उसके बाद 33वां है, 33वां ए। इसमें बोला गया इसको आप क्रम में लगाना है, आपको इसमें मिलान करनी है, यानी ए और बी दिए हुए कॉलम, इन दोनों के मिलान करना है कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका मिलान क्या होगा। तो देख सकते हैं 33 का मिलान ये होगा, विद्युत बल्ब का तंतु होगा टंगस्टन, तापन तंतु का होगा निकोम, और जोड़ने की तार होती है तांबा, और वेल्डिंग तार होती है सीसा, टीन, मिश्र धातु। ठीक है, ये आपका होगा। अब इसका बी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपका पहले का होगा सी, उसके बाद होगा डी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। ठीक है, ये आपकी मिलान है, ये याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट है। बी में बोला गया 600 प्रतिरोध और एक बल्ब है। ठीक है, 600 प्रतिरोध वाला एक बल्ब है, जिसमें 110 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगी, ये आपको बताना विद्युत धारा। तो इसका बी का आंसर देखते हैं। तो बतानी कितनी विद्युत धारा लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, तो ओम के नियम का उपयोग करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का होता है V/R। इस तरीके से ओम का नियम होता है, जहाँ पे आपका I होगी धारा, V होगी वोल्टेज और R होगी आपका प्रतिरोध। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देख सकते हो V/R है। तो V आपका दिया हुआ है 110 वोल्ट, ठीक है, और 600 आपका दिया हुआ है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो I आएगा, धारा आएगा, वो 0.1833 आएगा। तो इसमें मिली एम्पियर में निकाले तो ये 183.3 होगा। तो इस तरीके से हमारा 183.3 मिली एम्पियर धारा लगेगी। तो इस तरीके से आपको धारा बताएंगे, सिंपल फॉर्मूला लिखो, क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर था। ठीक है, जो खंडक है इसमें आपके 34 से 36 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 34वां है, इसमें ए,
ठीक है, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा ए और बी, क्योंकि ये आपके 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है पहले ए में कि 3 मिलीलीटर एथेनॉल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, यानी 3 मिलीलीटर का एथेनॉल है उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म किया, यानी उसको सावधानी से गर्म किया। और इस विलियम में पहले बूंद बूंद करके फिर अधिक मात्रा में 5% का सारिक पोटेशियम परमैंगनेट का विलियम मिलाया जाता है। तो इसमें एक चीज़ बोली गई, इसमें बोला गया कि आपके पास एथेनॉल है जिसकी मात्रा है 3 ml। ठीक है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें हमने उसे जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म किया। ठीक है, और उसमें धीरे धीरे करके तो पहले बूंद डाली गई, उसके बाद अधिक मात्रा में यानी 5% का सारिया पोटेशियम परमैंगनेट का विलियम डाला गया। ठीक है, तो इस पर आपको 3 चीज़ बतानी है। तो इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद का क्या नाम है वो बताना है, उत्पाद क्या बनेगा, और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है कि रासायनिक समीकरण क्या है। और तीसरी चीज़, इस अभिक्रिया में सारिया पोटेशियम परमैंगनेट की भूमिका बताने की क्या भूमिका है। ठीक है, इन तीनों के आंसर देखते हैं क्या है। चलो चलते हैं आंसर देखने। तो देख सकते हो पहला, इस अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद होगा वो एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल होगा। क्लियर, और इसमें रासायनिक समीकरण लिखना आता है तो CH3CH2OH प्लस में 2KMnO4 होगा, तो इस पर से आपका KH3COOH बन जाएगा और 2MnO2 अलग बन जाएगा, K2OH अलग बन जाएगा और H2O अलग बन जाएगा। तो ये आपके रासायनिक का समीकरण था जो इस तरीके से बनेगा। और इसमें एक और चीज़ पूछी गई थी कि भूमिका क्या है पोटेशियम परमैंगनेट की, तो इसमें भूमिका यह है कि एक है ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है जो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीडाइज करता है, नहीं बदलता है। ठीक है, ये इसकी भूमिका थी। अब इसका देखते हैं पार्ट बी में क्या बोला गया है। पार्ट बी में बोला गया एथेनोइक अम्ल को ग्लेस एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, यानी जो एथेनोइक अम्ल होता है उसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं हम। तो इसका आंसर देखते हैं क्यों कहते हैं। देख सकते हो बी, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि यह एक हाइड्रोस्कोपिक तरल है। ठीक है, यानी हाइड्रोस्कोपिक तरल होता है, ये एक तरीके का जो आर्द्रता को आकर्षित करता है और जल के साथ मिलकर एक ग्लेशियर स्थिति में बदल जाता है, यानी बर्फ की स्थिति में बदल जाता है। ठीक है, ये आपको होगा इसका करेक्ट आंसर। बस इसी तरह ही। अब देखते हैं अगला। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जहाँ पे देख सकते हो इसी का अथवा यानी 34वें का ही अथवा क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक यौगिक है जिसका नाम है एक्स को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर एक असंतृप्त यौगिक वाई प्राप्त होता है, यानी आपके पास एक यौगिक है जिसका नाम दे दिया एक्स। ठीक है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया गया तो उससे यौगिक वाई बना। तो जो एक्स है वो सोडियम धातु के साथ भी अभिक्रिया करके एक रंगीन ज्वलनशील गैस जेड उत्सर्जित होता है। इसमें दो अभिक्रिया बताई हुई है, एक है आपकी एक्स जिसे हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया तो हमारा वाई पदार्थ बना, पहली चीज समीकरण। दूसरा बोला गया है कि आपके पास एक्स है जो उससे हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवा के वाई पदार्थ बनाया। ठीक है, जो ज्वलनशील गैस वाई पदार्थ उत्सर्जित हुआ, ये दो चीज़ है। अब इसे पूछा क्या गया एक्स वाई जेड की पहचान करनी कि एक्स वाई जेड क्या है। दूसरे में बोला गया है एक्स के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, आपको समीकरण लिखना है जो वाई वाला है। ठीक है, और तीसरे में बोला गया इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका भी लिखनी है। तो चलते हैं तीनों के आंसर देखने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो X है वो आपका एथेनॉल है। ठीक है, C2H5OH, और जो Y है आपको एथीन है C2H4, और जो Z है वो हाइड्रोजन गैस है H2। क्लियर। और अब इसमें बोला गया था वाई के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, तो C2H5OH जो C2H4 प्लस में H2O से बना है। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद भूमिका बतानी थी, तो इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल एक डिहाइड्रोजन एजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन एजेंट के रूप में कार्य करता है जो एथेनॉल से जल को हटाकर एथीन का निर्माण करता है। यह एक कैटलिस्ट के रूप में भी कार्य करता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से था। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। उसके बाद 35वां, इसमें बोला गया क्या होता है जब, और ये आपके 5 दिया हुआ है, 35 में 5 पॉइंट दिया हुआ है। अब इन 5 के आपको आंसर बतानी है, सारे एक एक नंबर के हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर के 5 है। ठीक है, तो ए क्या होता है। ए बोला गया दुर्घटनावश प्लेनेरिया कई टुकड़ों में कट जाता है, तो बोला दुर्घटनावश प्लेनेरिया कई टुकड़ों में कट जाता है क्यों, इसका आंसर देना। देखते हैं इसका आंसर क्या है।
तो देख सकते हैं दुर्घटनावश प्लेनेरिया कई टुकड़ों में कट जाने पर प्रत्येक टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया में विकसित हो सकता है, क्योंकि प्लेनेरिया में विभाजन की क्षमता होती है। जिसमें बोला गया है जब प्लेनेरिया कटता है तो वो मरता नहीं और विभाजित होता रहता है, ठीक है, उसका विकास होता है। नहीं एक टुकड़े से कटेगा तो वह 2 अलग हो जाएंगे, अब 2 कटेंगे तो वो 4 हो जाएंगे, इस तरीके से वो अपने आप को विकसित करता रहता है, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। अब अगला देखते हैं। उसके बाद बी, ब्रायोफिल्म की पत्ती गीली मिट्टी पर गिरती है, ठीक है। क्या होता है जब बायोफिल्म की पत्ती गीली मिट्टी पर गिरती है, इसका आंसर देना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जिस बायोफिल्म की पत्ती गीली मिट्टी पर गिरती है तो यह एक नए पौधे में विकसित हो सकती है, क्योंकि बायोफिल्म की पत्ती में विभाजन की क्षमता होती है, यानी इसमें विभाजन की क्षमता होती है, वो अपने आप को विभाजित कर लेती है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। उसके बाद तीसरा है, राइजोप्स के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी फट जाती है। इसमें पूछा गया क्या होता है जब राइजोपोस के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी फट जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो बीजाणु बाहर निकलते हैं और नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो फट जाती है तो उससे बीजाणु बाहर निकलते हैं और नए पौधे में विकसित होते रहते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर यही होगा, सी का। अगला देखते हैं। उसके बाद डी में बोला गया एक परिपक्व स्पाइरोगाइरा तंतु काफ़ी लंबाई पाए जाते हैं। जैसे बोला गया जो एक परिपक्व स्पाइरोगाइरा होता है तंतु उसकी काफ़ी लंबाई प्राप्त होती है, ठीक है, यानी प्राप्त करता है। क्यों करता है वो आपको बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो डी का आंसर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी का होगा। एक परिपक्व स्पाइरोगाइरा तंतु काफ़ी लंबाई प्राप्त करने पर यह एक अपनी लंबाई को बनाए रखने के लिए विभाजित हो सकता है और नए तंतु का निर्माण कर सकता है। ये इसका आंसर होगा। अब अगला देखते हैं। इसमें ई में बोला गया है कि मादा युग्मक निषेचन नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप को विभाजित नहीं कर सकता, बस इसलिए ही होगा। अब इसके अथवे वाला देख सकते हो। अथवे में आपको 2 दिए होंगे कि ए और बी, ये आपके 2 नंबर का होगा, ये 3 नंबर का। तो ये 2 होंगे, या तो ऊपर वाले 5 कर सकते हैं 1 नंबर के, वरना आप नीचे वाले आपको ये 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले ए करते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताएं। जो कायिक प्रवर्धन होता है वो क्या किसे कहते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं क्या होगा। तो देख सकते हो कायिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव के शरीर के किसी भाग को काटकर या अलग करके एक नए जीव में विकसित किया जा सकता है, ठीक है। कायिक यही होता है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया को काटने पर प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया में विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से आप उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। ये असर होगा। कायिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें एक शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है, उससे एक अलग नई जीव का निर्माण होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया ले सकते हैं कि प्लेनेरिया जब कटता है तो उसका जो टुकड़ा होता है वो एक नए प्लेनेरिया में विकसित हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बी में क्या बोला गया है। उसके बाद क्राइक प्रबंधन के कोई 3 लाभ लिखने हैं। जो क्राइक प्रबंधन होता है उसके 3 लाभ क्या है वो लाभ देखने हैं, ठीक है। 1 नंबर के लाभ होंगे, 3 लाभ लिखने हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो क्राइक प्रबंधन के 3 लाभ। पहला है जल्दी प्रजनन। कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में जीवों के शरीर में किसी भाग को काटकर या अलग करने पर एक नए जीव में विकसित किया जा सकता है, जिससे जल्दी प्रजनन होता है, यानी 2 नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। अलग से एक और जीव बन जाता है। तीसरा नई प्रजाति का निर्माण। जब क्राइक प्रबंधन की प्रक्रिया में जीवों के शरीर से किसी भाग को काट दिया जाता है या फिर वो अलग होता है तो उससे एक नए जीव में विकसित हो जाता है, ठीक है। नए जीव में विकसित किया जा सकता है, उसे यह प्रजाति का निर्माण हो सकता है इस तरीके से। तीसरा है जीव की विविधता में वृद्धि, यानी जो कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया होती है जिसमें जीव के शरीर का टुकड़ा कट जाता है उससे एक नए जीव में विकसित किया जा सकता है, जिससे जीव की विविधता में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब अगला देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद 36वां है। इसमें आपके 2 दिए होंगे ए और बी, और नीचे अथवा दिया होगा। ऊपर वाले करो फिर नीचे वाले। पहले ऊपर वाले देखते हैं। ए में बोला क्या, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो बीम से लेंस की दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति याद करना। इसमें बोला गया है कि आपके पास 2.0 लंबा बीम है, ठीक है। उसे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो जो बीम का जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति है, वो आपको बतानी है और उसकी स्थिति याद करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देख सकते हो दिए गए मानकों का उपयोग करके हम प्रतिबंध की स्थिति और प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। यानी बीम की दूरी होगी आपकी u जो कि -20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर और बीम की ऊंचाई होगी 2.0 सेंटीमीटर। तो लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं तो इसमें आपका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये 1/v माइनस में 1/u, बस संख्या पुट करोगे, ठीक है। 1/10 v निकालना है हमें, तो ये आपका जो ये होगा देख सकते 1/10 इक्वल में 1/v माइनस में 1 और बेस, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 1/20 आ जाएगा आपका 1V का आंसर। ठीक है, ये आपका होगा आंसर V, यानी V आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरीके से। और जहाँ V प्रतिबिंब की दूरी है वो आप देख सकते हो इस तरीके से होगी, तो V भी आपका 20 हो जाएगा। क्लियर, तो V तो हमने बता दिया। अब उसके बाद H निकालना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U, इस तरीके से होता है। तो V तो 20 था और ये भी 20 था। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो और आगे यहाँ पे देख सकते हो 2 है, तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका 2, H आएगा आपका 2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चूंकि प्रतिबिंब की दूरी y सकारात्मक है और प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी सकारात्मक होगी, जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है। इसलिए प्रतिबिंब सीधा 20 सेंटीमीटर लेंस के पीछे स्थित और 2 सेंटीमीटर ऊँचा होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। समझा क्या, इस तरीके से करना, बस फॉर्मूला पुट करो, निकाल दो। क्लियर, ठीक है। उसके बाद 36वें का बी, इसमें आपको उत्तर की पुष्टि के लिए एक नामांकित किरण आरेख भी बनाना है। तो आपको आरेख दिखाते किस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आरेख आपका इस तरीके से बनेगा और ये आपको पेंसिल से बना के आना है, याद रखना पेंसिल से बनाना, और ये ऐसे ही आपका आरेख बनेगा। क्लियर, समझ आ गया। अब अगला देखते हैं। उसके बाद 36वें का अथवा देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये जो 36वें का अथवा होगा इसमें आपको 3 दिए होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आपका पहला 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, इस तरीके से आपके डिवाइड होंगे 5-5 नंबर वाले। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में होंगे, तो जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। जिसमें बोला गया एक गोलीय दर्पण है और दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी स्क्रीन पर एक वस्तु का -1 आवर्तन का प्रतिबिंब बनता है। इसमें बोला गया एक गोलीय दर्पण है और दर्पण के सामने हमने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन पर रखा एक वस्तु है। ठीक है, उसका -1 आवर्तित का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आपको 3 चीज़ बतानी है। तो दर्पण का प्रकार बताना है कि कौन सा दर्पण है जिससे देखने पर हमें -1 आवर्तन का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, यह बताना है दर्पण का प्रकार। दूसरा, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार बताना है। और तीसरा, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, यह बताना है। ठीक है, तीनों का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, चूंकि दर्पण स्क्रीन पर वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह एक उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होगा। क्लियर, दर्पण का नाम क्या होगा, उत्तल दर्पण। दूसरे में बोला गया था बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताने, तो प्रकृति आभासी होगी और सीधी होगी, और इसका जो आकार होगा वस्तु के आकार के समान ही होगा। क्लियर, और तीसरे में हमें बताना था उसकी वस्तु की दूरी। तो उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी यानी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच संबंध निम्नलिखित है। नहीं, जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे ना, उत्तल दर्पण की वस्तु की दूरी निकालेंगे। उत्तल दर्पण के थी ना, दर्पण का नाम क्या था, उत्तल दर्पण, और वस्तु की दूरी निकालनी थी। उसका फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1v + 1u। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला था। अब इसमें आप संख्या पुट करोगे, जिसमें आपका v क्या होगा, -u होगा। ठीक है, और -u कितना है आपका, -u है आपका 40, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी यानी v कितना है 40, तो v इक्वल है आपके u के। ठीक है, -u के, तो आपका u भी आपका -40 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी खंड होगा। ठीक है, और इसमें आपके 37 से 39 तक यानी 3 ही आपके केस आधारित डेटा आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें 2 और 3 छोटे छोटे उपभाग होंगे। यानी उपभाग का मतलब होता है पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये 37वां दे सकते हो, उसमें आपके 3 उपभाग है छोटे छोटे, और इसके तीसरे में अथवा दिया हुआ है, या तो आप सी ऊपर वाला करो या सी नीचे वाला। ठीक है, इन सभी का आंसर देखते हैं। पहले देखते हैं 37 में क्या बोला गया। 37 में बोला गया अन्वी। अन्वी एक जौलत जिज्ञासा वाली युवा वैज्ञानिक है। ठीक है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अन्वी। अपने प्रयोग में वह कार्बन के आकर्षक रहस्य का पता लगाती है, यानी जो कार्बन के आकर्षक रहस्य का पता लगाती है कि यह ऑक्सीजन में प्रज्वलित हो गर्मी, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन में प्रज्वलित होकर, और संतुलित हाइड्रोजन एक स्वच्छ लो के साथ जलता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हवा को पीला रंग देता है और इससे काले धुएं से भर देता है। तो आणविक यात्रा खोज का एक उत्साही कार्य है। इसमें बोला गया अन्वी है जो एक वैज्ञानिक है, उसने कार्बन का आकर्षक रहस्य निकाला। उसने देखा कि कार्बन को ऑक्सीजन में प्रज्वलित कर वह गर्म, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन में कार्बन को मिलाया जाता है तो गर्म हो जाता है, प्रकाश देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक स्वच्छ लो के साथ जलता है और असंतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हवा को पीले रंग में भर देता है और काला काला कर देता है। ठीक है, ये बोला है। इसके पॉइंट क्या है बोला है वो देखो। अभी आपके एक, ठीक है, 1 2 इस तरीके से नंबर में डिवाइड होगा, तो ये आपके 4 नंबर का होगा, 4 नंबर का। ऐसा बोला का ए, रासायनिक अभिक्रिया पूरी कीजिए, यानी कि आपको अभिक्रिया दी है, इसको पूरा करना है। दूसरे बोला गया बताइए कि क्या यह दर्पण एक उपचयन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया, और क्यों। ठीक है, इसमें बोलना है कि आपको बताने जो ये अभिक्रिया है, यह उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, और बताने क्यों, रीजन।
और सी में बोला गया है अपूर्ण दहन का कारण क्या होगा और यह स्वच्छ ईंधन का नाम लिखना है। ठीक है, तीनों के आंसर देखते हैं बारी बारी से क्या होंगे। तो दे सकते हो पहले रासायनिक अभिक्रिया पूरी करनी है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से पूरी होगी 2CO2 प्लस में 3H2O। ठीक है, और अब बता दें ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, और उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब सी में बोला गया था कि दहन का कारण बताना है। ठीक है, और स्वच्छ ईंधन है कि नहीं ये बताना है। तो यह अपूर्ण दहन का कारण यह होता है कि जब ईंधन को पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होता तो इससे परिणामस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें बनती है, और यह एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, ये होगा उसके बाद। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो जब भी अपूर्ण दहन का कारण यह होता है कि जब भी हम किसी ईंधन को जलाते हैं उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती पर्याप्त, तो वह हानिकारक गैसें निकालता है। और स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जब भी जलाने पर केवल जल और ऊर्जा का ही निर्माण होता है। बस ये आपका आंसर था, इस तरीके से समझ आ गया। अब अगला देखते हैं। तो बात हुई में सी दिया हुआ है, ऊपर वाला का नीचे वाला। सी में बोला गया आपको यौगिक आणविक सूत्र और संरचना सूत्र बताना है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि बट माइनस यू माइनस में YNE। ठीक है, इसका आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र लिखना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो इसका आणविक सूत्र होगा C4H6 और संरचनात्मक सूत्र होगा इसका CH3C इक्वल में CCH3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। कौन सा CH3C इक्वल में है CCH3। ठीक है, ये होगा। समझ आया कि अब अगला देखते हैं। उसके बाद 38 में बोला गया है। ठीक है, 38 में बोला गया लिंग निदान वह विधि है जिसके द्वारा प्रजाति में नर और मादा के बीच अंतर स्थापित किया जाता है। किसी व्यक्ति का लिंग विशेष गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो गुणसूत्रों को दे सकते हो लिंग सूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। किसी व्यक्ति के सूत्रों के अलावा अन्य समान गुणसूत्रों और ऑटोसोम के रूप में जाना जाता है, यानी ऑटोसोम के रूप में जाना जाता है। इसमें आपको इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, आपके चैप्टर से ही आएगा, 5 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 पॉइंट दिए होंगे। तो बोला गया है एक दंपत्ति की 2 बेटी है, तो अगली बार है कि लड़की होने की कितनी संभावना है, तो 50-50 हो गई प्रायता। ठीक है, दूसरे में बोला गया एक मानव महिला के यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी, ये बोला गया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोसोम के 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 लिंग सूत्र होते हैं, XX होते हैं, इसलिए ऑटोसोम की जो संख्या होगी वह 44 होगी। क्लियर, इस तरीके से ये होगा। समझ आ गया। अब अगला देखते हैं। उसके बाद सी में बोला गया निम्नलिखित के लिए युग्मजन के मौजूद लिंग सूत्र के योग का उल्लेख करना है, यानी आपको सूत्र बताना है। ठीक है, तो मादा का सूत्र होता है XX और नर का होता है XY। क्लियर, ये आपका होगा। उसके बाद इसमें सी बोला गया युग्म निर्माण के संदर्भ में लैगिंग और लैगिंग जन के बीच अंतर बताना है। तो ये अंतर आपकी बुक में होगा, तो इसे जरूर पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 39वां में बोला गया एक घर में, और ये 39वां के पूरे पेपर का आखिरी होगा, आप ध्यान से सुन लो। एक घर में 100 वोट के 3 बल्ब है और प्रतिदिन 5 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। ठीक है, 3 बल्ब है 100 वोट के, 5 घंटे के लिए जलाया जाता है। और 50 वोट के 2 पंखे हैं जो प्रतिदिन 10 घंटे के उपयोग किए जाते हैं। 10 घंटे उपयोग किया जाता है 2 पंखों को, जो एक पंखा 50 वोट का जलता है। ठीक है, इस तरीके से बोला गया है। तो 1.00 किलोवाट का एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर आधे घंटे के लिए प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी से बोलेगा 3 चीज़ दी है। बल्ब, जो आपके पास 3 बल्ब है 100 वोट का, देखिए 100 वोट के 3 बल्ब है, और आपको जो 5 घंटे चलते हैं दिन में, ये बोला गया है। और आपके पास 2 पंखे हैं जो 50 वोट के हैं और ये आपको 10 घंटे चलाते हैं। ठीक है, ये बोला गया है। और आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर है जो आप 1.00 किलोवाट का एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर है जिसे आप आधे घंटे के लिए जलाते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके पॉइंट क्या दिए गए, बोले गए हैं कि तीनों विद्युत बल्ब की व्यवस्था क्या होगी, आपको बतानी है कि व्यवस्था क्या होनी चाहिए। ठीक है, और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली शक्ति न्यूनतम होगी, यानी आपको 2 चीज़ बतानी है। तो बल्ब की व्यवस्था बतानी है कि जो आपके तीनों विद्युत है ना, पंखा, बल्ब, हीटर। ठीक है, तो इन दोनों की व्यवस्था क्या होगी ये बतानी है, और इनके खर्च की जाने वाली विद्युत यानी जो शक्ति है वो क्या होगी ये बतानी है। तो पहले एक ही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों विद्युत बल्ब की जो व्यवस्था होगी इस प्रकार होनी चाहिए कि वह श्रेणी में ना जुड़े हो बल्कि समांतर में जुड़ी हो। इसके प्रत्येक बल्ब को पूर्ण वोल्टेज मिले और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली विद्युत शक्ति न्यूनतम होगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर वो आपको अगर चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। तो इस चैप्टर को जो पढ़ लेना 101% आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप बुक जरूर पढ़ना तभी आप इसको समझ पाओगे। उसके बाद बी बोला गया है किलोवाट और किलोवाट घंटे के बीच एक अंतर बताइए, यानी आपको किलोवाट और किलोवाट और किलोवाट, ठीक है, इनके बीच आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो अब अंतर देखते हैं क्या है। किलोवाट और किलोवाट घंटे के बीच अंतर, तो किलोवाट। ठीक है, तो पहले देखते हैं किलोवाट क्या है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो किलोवाट, ये रहा किलोवाट यानी KW, यह विद्युत शक्ति की इकाई होती है जो किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को मापती है, ठीक है। और किलोवाट घंटा क्या होती है, KWH, जो यह ऊर्जा की इकाई होती है, यह भी ऊर्जा की इकाई होती है जो विद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में उपयोग की जाने ऊर्जा को नापती है। तो मतलब किलोवाट का मतलब होता है 1 सेकंड की जो उपयोग की जाने, 1 सेकंड में कितनी उपयोग की जा रही है शक्ति, विद्युत शक्ति, वो बताती है, ठीक है। और आपका जो किलोवाट घंटा है वो घंटे के बारे में बताती है, ठीक, कितने घंटे में यूज़ की गई शक्ति, समझ आ गया। इस तरीके से होगा। अब अगला देखते हैं इसका सी, तो देख सकते हो सी, इस घर में बल्बों और पंखों द्वारा एक दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना करनी है। यानी जो एक घर है, इस घर में जिसमें हमने बल्ब और पंखे की गिने था, तो इन दोनों की एक दिन में खर्च की जाने वाली कुल ऊर्जा बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो ऊर्जा देखते क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो घर में बल्ब और पंखे द्वारा एक दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम 3 बल्ब थे जो 100 वॉट थे 5 घंटे के लिए, तो इन तीनों कर देंगे गुणा, तो आपके 1500 वॉट घंटा होगा, यानी कि 1.5 किलोवाट घंटा। क्लियर, इस तरीके से होगा। और 2 पंखा होगा जैसे 50 वोट का है, वह 10 घंटे चलाए जाते हैं, तो 1000 वोट घंटा होगा, यानी 1 किलोवाट घंटा। तो कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो इसको और इसको हम प्लस कर देंगे तो ये आपकी 2.5 किलोवाट घंटा होगी। क्लियर, इस तरीके से बस इतना करना है। 3 बल्ब 100 वोट और 5 घंटे गुणा कर दोगे 1500 वोट आएगा, घंटे में करोगे किलोवाट घंटे में तो 1.5 किलोवाट घंटा आ जाएगा। और 2 पंखों की करोगे तो 2 पंखा 50 वोट और 10 घंटे गुणा 1000 वोट घंटा आ जाएगा, यानी 1 किलोवाट घंटा। घंटे में बदलेंगे तो 1 किलोवाट हो जाएगा। तो जब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों की बतानी है, तो 1.5 किलोवाट घंटा प्लस में 1 किलोवाट घंटा, तो 2.5 किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्लियर, इसका आंसर। बस इस तरीके से समझा गया। तो उपकरण द्वारा 1 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को मापते हैं, इस तरीके से हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका किलोवाट घंटा था। अब इसका तो देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसके अध्याय में देख सकते हो धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यहाँ पे कैसे गलत लिखा हुआ है, किसे कहते हैं बोलना चाहिए, ठीक है। धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, और 2 विद्युत उपकरणों की सूची बनाइए जो इस प्रभाव पर कार्य करते हैं। यानी आपको धारा की तापीय प्रभाव बताना है क्या होता है, और उपकरण की सूची बता रही है जो इस प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। अब इसके पास ऑप्शन है ऊपर वाला और नीचे वाला, कोई एक करना है, ठीक है। तो अब हम ऊपर वाला देख लें, नीचे वाला देखते हैं क्या होगा, और ये आखिरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अथवा धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है, यानी जो विद्युत धारा होती है किसी चालक में प्रवाहित होती है, तो वह चालक गर्म हो जाता है, और यह तापीय प्रभाव विद्युत धारा के कारण होता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। यानी कि जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होगी तो वह चालक गर्म हो जाता है, और तापीय प्रभाव विद्युत धारा के कारण होता है। जो तापीय प्रभाव होता है ना, विद्युत धारा के कारण ही होता है, ठीक है। अब इसके कार्य बताए थे, तो 2 विद्युत उपकरण इस प्रकार पर कार्य करता है, हीटर और बल्ब। हीटर एक यह विद्युत उपकरण है जो विद्युत धारा को गर्म में प्रवाहित करता है, हीटर गर्म करता है, ठीक है। बल्ब है, ये एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत धारा को प्रकाश और गर्मी में परिवर्तित करता है, यानी प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर हो गया सोल्व, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है जो हमने करवा दिया। कोई